जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों का रन फॉर स्टडी पर। जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिए कि आएंगे एक फुल वीडियोस लेकर के, जिसमें बताएंगे आपको मैथमेटिक्स के फॉर्मूला के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पहला दिन आपका जो है मैथमेटिक्स ही है, और सारा का सारा जितना भी मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, सारे फार्मूला को हम इस वीडियो में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोग तो पूरा पढ़े ही होंगे। पूरा पहला चैप्टर जैसे वास्तविक संख्या है, तो हम वास्तविक संख्या से शुरू करेंगे, उसके बाद हम पूरा एंड तक जाएंगे। सारे चैप्टर का जो भी मेन फार्मूला है, मुख्य फार्मूला है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। एग्जाम का टाइम है, जितना भी स्टूडेंट है सभी देख ले, रिवीजन कर ले एक बार। चलिए ओके, शुरुआत करते हैं क्लास की। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या में, और वास्तविक संख्या में देखते हैं फॉर्मूला को। यहाँ पर देखिए लिख दिया हूँ मैं, चैप्टर का नाम, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। इसमें आप लोग पर फॉर्मूला पढ़े होंगे। ये फॉर्मूला ये होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हट जाते हैं 1-2 सेकंड के लिए, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आप जानते होंगे कि लॉसो और गुना मौसो होता है। इसको हम दूसरे भाषा में इस फॉर्मूला को इस रूपों में लिखते हैं कि पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। कभी कभी एलसीएम और एचसीएफ का भी फुल फॉर्म पूछ देता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। एलसीएम का होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब, और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। सॉरी, यहाँ लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। फैक्टर मैंने बोल दिया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, उसके बाद एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। उसके बाद आते हैं इससे हम लोग फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो इसमें एक होता है मास्टर फार्मूला। तो मास्टर फार्मूला यहाँ पर ये हो गया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये आपका हो गया मास्टर फार्मूला। उसके बाद इसी फार्मूला से हम अन्य फार्मूला बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसको हम अभी जानेंगे। तो पहले यहाँ देखिए, पहली संख्या बराबर, हम देखिए यहाँ पर 4 कॉलम दिया हुआ है। 4 कॉलम क्या दिया हुआ है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी 1 2, उसके बाद लॉसो और यहाँ पर मौसो, यानी 1 2 3 4, 4 कॉलम दिया है। इस चारों में से कोई 3 अगर आपको दे देगा तो चौथा आप आसानी से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो किस प्रकार से हम यहाँ बनाएंगे, देखिए यहाँ पर तो पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या बराबर हम कैसे करेंगे, तो एलसीएम और गुना एचसीएफ है, और यहाँ पर दूसरी संख्या गुना में है। तो गुना में है तो दूसरा साइड में जाएगा तो क्या होगा, भाग में चला आएगा। तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। उसी प्रकार से दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला ले, तो इसको यहाँ पर ले आइए पहली संख्या के स्थान पर, और पहली संख्या को भेज दीजिए दूसरी संख्या के स्थान पर। तो हो गया दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ बटा हो गया दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या, ओके। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब ठीक इसका उल्टा हम लोग बनाएंगे, एलसीएम बराबर और एचसीएफ बराबर क्या होगा फॉर्मूला, जस्ट इसको हम देखेंगे। तो देखिए मास्टर फॉर्मूला को हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं, हम इधर से ही लिखना अगर शुरू करते हैं तो एलसीएम, एलसीएम हो गया। एलसीएम बराबर इधर क्या है कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुना में ले लेंगे हम लोग दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और ये गुना में है, बराबर के दूसरे साइड में आएंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, तो एचसीएफ। ये आपका फॉर्मूला हो गया। यानी एलसीएम बराबर हम सीधा करके भी लिख सकते हैं, इधर भी इधर एलसीएम और इधर में बराबर लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। ये हो गया आपका एलसीएम बराबर फॉर्मूला। ठीक उसी प्रकार से इसका करेंगे हम लोग एचसीएफ बराबर। एचसीएफ बराबर कैसे करेंगे, इधर गुना में है एलसीएम और एचसीएफ दूसरी साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चला आएगा। तो यहाँ हो जाएगा पहली संख्या, ठीक है, गुना हो गया आपका दूसरी संख्या, अब बट्टा हो जाएगा आपका एलसीएम। ये है आपका फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर देखें 4 फॉर्मूला हम लोग देखे हैं मूल रूप से, और अगर कोई फॉर्मूला नहीं याद रखे तो सिर्फ एक फॉर्मूला आप याद रखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, या फिर लॉसो गुना मौसो। यही एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इस चैप्टर में तो काम चल जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं इसके दूसरा फॉर्मूला की ओर, जो कि भाग पर आधारित फॉर्मूला जो होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, या फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्मूला पर चलते हैं। देखिए तो अब हम जो है वास्तविक संख्या के दूसरा मुख्य फॉर्मूला को देखेंगे। इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये हम यहाँ पर बता देते हैं एक भाग के रूप में, यानी ये हो गया भाज्य, ठीक है,
बराबर भाजक गुना भागफल, ओके, और नीचे में शेषफल। ये इस प्रकार की फॉर्मूला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये आपका जो है मास्टर फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा और बाद बाकी ये 3 फॉर्मूला नहीं भी याद रखिएगा तो इस फॉर्मूला से आपका सवाल बन जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग, इसका दूसरा फॉर्मूला हम बनाए हैं शेषफल बराबर, तो ये शेषफल को इधर ले आए। शेषफल बराबर हो जाएगा भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी फॉर्मूला है इस चैप्टर का पूरा हम लोग रिवीजन करेंगे, ओके। उसके बाद आते हम लोग भागफल। भागफल बराबर है भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भाजक। तीसरा फॉर्मूला है भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भागफल। और कभी कभी जो है अंग्रेजी के अल्फाबेट में भी पूछते तो आप लोग घबराइएगा नहीं। जैसे भाजक को हम लोग जो है भाज्य को ए से डिनोट करते हैं, भाजक को बी से डिनोट करते हैं, भागफल को क्यू से डिनोट करते हैं और शेषफल रिमाइंडर यानी आर से इसको डिनोट करते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो आप लोग जो ए बी करके भी, मतलब ए बी क्यू करके भी मान आप लोग बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं ये वास्तविक संख्या था। वास्तविक संख्या का आपका पूरा फॉर्मूला हमने बता दिया। बाद बाकी अब हम चलते हैं बहुपद की ओर। ये कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करते जाइएगा। पूरा चैप्टर का फॉर्मूला हम कवर करने वाले हैं, इसीलिए वीडियोस को जरूर देखिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। निश्चित रूप से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है यह वीडियो आप लोग के लिए। तो एक बार जो है लाइक कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग जो है बहुपद की ओर चलते हैं, ओके। अब हम जो है बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि बहुपद में आते हैं द्विघात बहुपद। सबसे पहले एक तो आता है पहले रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद आप जानते हैं बहुत आसानी से, हमने नहीं लिखा है लेकिन तब पर भी हम लिख देते हैं, लिख देंगे। इसके बाद देखिए द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले क्या होता है, इसका हम लोग व्यापक रूप याद रखेंगे। कहने का मतलब यह होगा कि द्विघात बहुपद जो होता है वो इसी के रूप का होता है, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होगा, जहां की x क्या है, चर है, और a बराबर में जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद a b तथा c क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगा। इतना बातों को आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। हमको जब शून्यकों का योग दिया रहेगा और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा तब हम कैसे निकालेंगे फॉर्मूला डाल करके द्विघात बहुपद, उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो अल्फा बीटा यानी कहने का मतलब शून्यकों का योग है और अल्फा बीटा है आपका शून्यकों का गुणनफल। जितना घात रहेगा उतना समझिए उसका हल होगा। द्विघात बहुपद है यानी x के पावर में 2 है तो 2 इसका हल होगा, ठीक है। शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल है। तो यहां पर आते हैं द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस फॉर्मूला को आप लोग याद करके रखेंगे तो क्या होगा, यहां से आपको जो है द्विघात बहुपद आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों का योग है। हिंदी में भी कहीं कहीं पर लिखा रहेगा शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बट्टा ए होता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो सी बट्टा ए होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट आसानी से ले लीजिए, ठीक है। एक बात पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद यानी जिसका घात 1 हो, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस बी होता है। ax प्लस बी होता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। इस बातों को आप लोग जो है याद रखिएगा, ओके। अब हम लोग चलेंगे, रैखिक बहुपद हो गया, उसके बाद हो गया द्विघात बहुपद हो गया, उसके बाद अब चलते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद की ओर, ठीक है। तो देखते हैं त्रिघात बहुपद में क्या है इसका। चलिए रैखिक बहुपद में जो है एक बात और याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद में इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। और इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। जैसे इसका शून्यक पूछते, एक्स बराबर पूछते तो क्या फॉर्मूला लगाइएगा आप लोग, माइनस बी बट्टा ए। इस फॉर्मूला को लगा करके आप लोग काम चला लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद की ओर।
अब जो है हम त्रिघात बहुपद के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे, घात 3 वाले बहुपद को हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं, घात 2 वाले बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। उसके बाद घात अगर 4 रहेगा तो चतुष्घात बहुपद होगा, घात 1 होगा तो रैखिक बहुपद होगा। इस बातों को आप लोग याद रखेंगे। जितना घात होगा उसका उतना शून्यक होगा, इस बातों को याद रखिएगा। अगर त्रिघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या पूछे तो उसका 3, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछे तो 2, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या तो 1। ठीक है, शून्यक की संख्या कहने का मतलब होता है x का मान। ओके, अब हम चलते हैं, इसका जो मुख्य फॉर्मूला है उसको देखते हैं। सबसे पहले पूछेगा कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो हम लोग याद रखेंगे ax³ + bx² + cx + d, जहां की a बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए। हमने नहीं लिखा है, आप लोग जो है घबराइएगा नहीं, a बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। a, b, c और d क्या है, वास्तविक संख्या है। इस बातों को याद रखेंगे। सारे बातों को हम नहीं लिखे हैं क्योंकि हमको जो है उद्देश्य यही है मेरा कि पूरा का पूरा फॉर्मूला रिवीजन करवाना है, बस। आप लोग पूरा पढ़ चुके हैं। देखिए, शून्यक बराबर इसका 3 शून्यक होता है, अल्फा, बीटा और गामा, जो कि हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला आता है शून्यकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर होगा -b/a। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दो शून्यकों को एक साथ लेने पर उसका जोड़, दो शून्यकों को एक साथ लेने पर उसका जोड़। ठीक है, इसको कैसे कहेंगे कि दो शून्यकों को एक साथ लेने पर उसका जोड़। इसका फॉर्मूला है अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा। ठीक है, इस प्रकार से लिखा है अल्फा बीटा, इसके बाद हो गया यहाँ पर बीटा गामा होगा। ओके, बीटा गामा होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा और गामा बराबर है c/a। इसको याद रखेंगे। उसके बाद है अल्फा बीटा गामा, तीनों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणनफल यहाँ पर क्या हो जाएगा, -d/a। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। और एक इसका जो मुख्य फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है कि त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र, ये पूछा जाता है, कभी कभी पूछ देता है। ये तीनों शून्यक दे दिया जाएगा और कहेगा कि त्रिघात बहुपद निकालिए, क्या इसका त्रिघात बहुपद होगा, उसका फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे। तो ये है त्रिघात बहुपद का मेन फॉर्मूला। जब तीनों शून्यक इसका दिया रहे तो कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। यहाँ पर x³ - अल्फा + बीटा + गामा × x² + अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा × x + अल्फा बीटा गामा। इस फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे तीनों शून्यकों को, इसका जो है आंसर आपके सामने निकल जाएगा। ओके, तो आशा करते हैं कि ये बहुपद का और वास्तविक संख्या का दोनों का जो है फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा। कहां पर कैसे अप्लाई करेंगे आप लोग अच्छे तरीका से पूरा साल भर पढ़े हैं। हम एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो बना रहे हैं ताकि एक बार आप जो है रिवीजन कर लीजिए पूरा का पूरा चैप्टर का फॉर्मूला। ओके, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो अब जो तीसरा चैप्टर को हम कवर करेंगे वो है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर नोट कर दिए हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसका क्या नियम है, चतुर्थांश वाला। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पर एक्स अक्ष बनाए हैं, उसके साथ साथ जो वाई अक्ष बनाए हैं, ये ग्राफ बनाए हैं, जिसमें इसको हम लोग जो एक्स से डिनोट करते हैं, इसको एक्स डैश हो गया, ऊपर वाले एरो है इसको वाई से और नीचे वाले एरो को वाई डैश से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, और ये जो बीच में है आपका, इसको हम लोग जो है मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। ये आपका जो पड़ी लाइन है इसको कहते हैं एक्स अक्ष, और इधर ये क्या हो गया आपका खड़ी लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। इसी में से एक को कहते हैं भुज, एक को कहते हैं कोटि। कोटि में हम वाई वाले मान को कोटि कहते हैं और एक्स वाले मान को हम लोग भुज कहते हैं। तो इस बातों को याद रखेंगे, एक्स वाले मान को भुज कहेंगे, वाई वाले मान को हम लोग कोटि कहेंगे। इसमें ये जो हमको बनाने का उद्देश्य है मेरा, इसमें पूछा जाता है कि प्रथम चतुर्थांश है ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। इसमें से चिन्ह पूछा जाता है, यानी प्लस और माइनस करके दिया जाता है। तो कहता है कौन से चतुर्थांश का है ये बताना है। जैसे एग्जांपल में कहेगा 2 - 2 है और 5 है, बताइए कि ये किस चतुर्थांश में आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया प्रथम चतुर्थांश। तो इसका मान होता है प्लस और प्लस होगा। पहले हम लोग x का मान लेते हैं तब y का मान लेंगे, इस बातों को याद रखेंगे। तो यहाँ पर x का मान ये डैश है तो माइनस में हो जाएगा, y का मान हो जाएगा आपका प्लस में। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश का जो मान हो गया प्लस और प्लस हो गया, द्वितीय चतुर्थांश का मान हो गया माइनस और प्लस हो गया, तृतीय चतुर्थांश का मान हो गया यहाँ पर माइनस और माइनस हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश का मान हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और y का मान हो जाएगा माइनस। तो इस सारे बातों को आप लोग जो है निश्चित रूप से याद रखेंगे। ओके,
तो यही है चतुर्थांश बनाने के पीछे हमारा कारण कि किस चतुर्थांश का कौन सा चिन्ह होता है इसके बारे में बताना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं -2 और 5 जो है किस चतुर्थांश का है आपको ये बताना है। तो ये देख लीजिए माइनस, तो माइनस सबसे पहले कहाँ आया है, यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में, उसका प्लस में 5 है तो ये प्लस में 5 यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ -2 और +5 ये जो है द्वितीय चतुर्थांश का आंसर है, द्वितीय चतुर्थांश का मान है। आशा करते हैं यह आपको जो है समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला सब है, जैसे दूरी सूत्र हो गया, विभाजन सूत्र हो गया, यही केंद्र का निर्देशांक है, इन्हीं सब फॉर्मूला को हम लोग अभी देखेंगे जस्ट। तो अब देखिए हम लोग इसका जो है मेन फॉर्मूला हम अब देख रहे हैं। तो इस फॉर्मूला में हम लोग क्या देखेंगे, तो दूरी सूत्र बराबर देखेंगे सबसे पहले। तो दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। उसके बाद दूसरा हो जाएगा मूल बिंदु से अगर दूरी पूछ दे, दूरी निकालना है मूल बिंदु से दूरी, तो इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है √x² जोड़ y²। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में यहाँ पर आते हैं x, तो x के लिए है mx2 + nx1 बटा m + n, और y के लिए जो है वो है my2 + ny1 बटा m + n। आशा करते हैं कि ये सभी जो है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे। रिवीजन जस्ट हम बस रिवीजन ही कर रहे हैं इस चैप्टर का, पूरे मैथमेटिक्स का समझिए। अब एक फॉर्मूला होता है आपको त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक अभी हम जस्ट बता रहे हैं आपको। तो देखिए ये है आपका 3 चैप्टर का फॉर्मूला यहाँ पर, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला निर्देशांक ज्यामिति में। तो सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग जानेंगे। यहाँ पर देख लीजिए एक माथा है यानी एक शीर्ष है x1 y1, दूसरा है x2 y2, तीसरा है x3 और y3। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल जानेंगे। क्षेत्रफल में यहाँ देख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, इसको हम लोग मोड बोलते हैं, ठीक है, मोड बोलते हैं क्योंकि इसका आंसर प्लस और माइनस में आए या फिर प्लस में आए, उसको हम लोग प्लस में लिखते हैं, इसीलिए मोड हो गया, ठीक है। तो 1/2 मोड शुरू करेंगे x1 × y2 - y3 जोड़ x2 × y3 - y1 जोड़ x3 × y1 - y2, मोड बंद हो गया, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। और इसी में आता है एक संरेख त्रिभुज। संरेख का मतलब होता है कि एक ही लाइन में अगर 3 बिंदु दिया रहे, ठीक है, एक ही लाइन में अगर 3 बिंदु दिया रहे, इसको हम लोग बोलते हैं संरेख। तो इसका क्षेत्रफल तो नहीं बनेगा, संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए हमने संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर में यहाँ पर 0 लिख दिया, क्योंकि यहाँ देखिए तीनों एक ही लाइन में है और एक ही लाइन में है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल नहीं बनेगा, इसीलिए इसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहाँ सीधा लिखें x1 × y2 - y3 जोड़ x2 × y3 - y1 जोड़ x3 × y1 - y2, ये इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया है। पूछेगा संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 0 होता है, सीधा सा याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्रक यानी इस केंद्र का निर्देशांक अगर पूछ दे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो देखिए इसी को हम लोग केंद्रक बोलते हैं। तीनों शीर्ष दे देगा, आपका जो है केंद्रक का निर्देशांक पूछ देगा, इसका मान पूछ देगा। तो कैसे बनाएंगे, x के लिए है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 3। उसके बाद है y के लिए है y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा 3। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि आपको यह निर्देशांक ज्यामिति काफी अच्छा से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर के फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। चलिए अब जो हम देखते हैं वो देखेंगे समांतर श्रेणी के कुछ फॉर्मूला को, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे। तो समांतर श्रेणी आप जानते हैं कि प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद को घटाने पर अगर समान अंतर प्राप्त होता है तो वो समांतर श्रेणी कहलाता है, आप जानते हैं। इसका व्यापक रूप होता है a + d, a + 2d, a + 3d डॉट डॉट डॉट, जहाँ an पर जाकर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर लास्ट में an लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जिसमें से पहला पद को हम डिनोट करते हैं a से, a1 भी कहीं कहीं पर देखे होंगे, पहला पद को डिनोट करेंगे a से, दूसरा पद को हम लोग a2 से डिनोट करते हैं, यानी डिनोट का मतलब सूचित करते हैं। उसके बाद nवें पद को जो है हम लोग जो है an से सूचित करते हैं। ये सारा फॉर्मूला हम रिवाइज करवा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए an बराबर होता है a + n - 1 × d। अब क्या करेंगे, एक तो पूरा चैप्टर का हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर का फॉर्मूला बता देंगे एक ही वीडियो में, और साथ ही साथ जो एक छोटा छोटा क्लिप भी बना देंगे प्रत्येक चैप्टर वाइज, उसको भी देख लीजिएगा।
देखिए तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ क्या हो गया एनवें पद कहने का ए एन हो गया अंतिम पद, उसके बाद ए हो गया प्रथम पद, एन हो गया संख्या जितना पद निकालना रहेगा उसका संख्या, उसके बाद हो जाएगा डी, डी हो जाएगा सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं तो डी बराबर आपको फार्मूला पता होगा A2 माइनस A1, यानी अगला पद में से पिछला पद को घटा लेना, या फिर यहाँ पर A3 माइनस A2, बात बराबर पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे तो समान अंतर प्राप्त होगा, तो वही है सार्वंतर यानी डी, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद अगर यहाँ पर से 1 2 3 4 चार कॉलम आपको नजर आ रहा है, जिसमें से अगर कोई 3 दे देगा ना तो आप चौथा आसानी से निकाल लीजिएगा। तो ये जो है मास्टर फॉर्मूला है ए एन, इस फॉर्मूला को आप जो है याद रखेंगे, मास्टर फॉर्मूला ए एन है ये मास्टर फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे। तो इस दो फॉर्मूला नहीं भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो डी बराबर फॉर्मूला ए एन माइनस ए बट्टा है एन माइनस वन। उसके बाद यहाँ एन बराबर फॉर्मूला है ए एन माइनस ए प्लस डी बट्टा डी। तो हम कहेंगे केवल इस फॉर्मूला को याद रखिए, ये फॉर्मूला बाद बाकी जो है अपने से बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहेगा तब जो है ए एन बराबर क्या होगा सूत्र, इसके लिए यहाँ पर हमने लिख दिया है। यहाँ पर क्या ए एन बराबर है ए प्लस एल, ए एन बराबर हमने लिखा है ए प्लस एल, जहाँ पर क्या ए जो है प्रथम पद हो जाएगा और एल जो है अंतिम पद हो जाएगा। उसके बाद डी, डी बराबर हमने अभी बताया है सार्वंतर कैसे निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A5 माइनस A4, मतलब प्रत्येक अगला में से पिछला को हम घटा देंगे तो आपका डी निकल जाएगा। आशा करते हैं यह समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके दूसरे पड़ाव का जो फॉर्मूला है वो जोड़ वाला कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला जो पढ़े होंगे SN बराबर या फिर TN बराबर। यहाँ पर देखिए TN भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है। ठीक है, SN बराबर हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। चलिए अब समांतर श्रेणी का दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे जो कि n पदों का योग वाला फॉर्मूला है। देखिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका दूसरे शब्दों में हम कब बनाएंगे, जब प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो, तब इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे कि n/2 इंटू a प्लस l। ये आपका जो है मेन फॉर्मूला हो गया। ओके, तो आशा करते हैं कि समांतर श्रेणी का पूरा फॉर्मूला 5 मिनट के अंदर में समाप्त हो गया, समझिए। अब जो है चलते हैं हम दूसरे चैप्टर की ओर। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग फिर कहेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करते रहिए। साथ ही साथ अब हम देखेंगे सांख्यिकी के पूरा फॉर्मूला को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। इसको हेडिंग में लिख दीजिएगा, हम बाद में लिखे हैं इसीलिए हम साइड में लिख दिए हैं। ठीक है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है माध्य या फिर समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटा n। इसको दूसरे हिंदी भाषा में कहे तो सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। ये आप लोग औसत पढ़े होंगे, समझे कि औसत का ही फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में आते हैं बी में, तो जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में दिया गया हो तब कैसे बनाएंगे माध्य या फिर समांतर माध्य बराबर, तो सिग्मा xf बट्टा सिग्मा f बट्टा चर और बारंबारता का गुणनफल बट्टा है गुणनफल बट्टा जो है यहाँ पर बारंबारता का योग। ओके, चर और बारंबारता का गुणनफल बट्टा हो जाएगा यहाँ पर बारंबारता का योग। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम इसका जो है नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं। अब माध्य का दूसरा फॉर्मूला देखेंगे हम। यहाँ देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य में सबसे पहले हम लोग आएंगे प्रत्यक्ष विधि में। तो प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे माध्य बराबर सिग्मा x बट्टा सिग्मा f। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके। दूसरा आते हैं लघुरीति विधि। लघुरीति विधि में जो है माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा f। हम फिर से दोहरा देते हैं, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा f। उसके बाद आते हैं पद या फिर पग विचलन विधि। पद या फिर पग विचलन विधि, इसमें जो है माध्य बराबर होगा आपका a प्लस एल इंटू सिग्मा एफ टी डैश बट्टा सिग्मा f। a प्लस एल इंटू सिग्मा एफ टी डैश बट्टा सिग्मा f। आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा और अलग अलग करके हम यहाँ पर इसका मान लिख दिए हैं
किसका क्या मतलब है, जहाँ पर x क्या है, चर है, उसके बाद f क्या है, बारंबारता है, उसके बाद a है कल्पित माध्य, d है विचलन, d डैश है विचलन का पूरक, l है वर्ग अंतराल की लंबाई। एक बार और, x है चर, f बारंबारता, a कल्पित माध्य, d हो गया विचलन, उसका d डैश विचलन का पूरक और l है वर्ग अंतराल की लंबाई। अब हम जो है इसका एक और फॉर्मूला को याद रखना है आपको, माध्य में आप लोग पढ़े होंगे कि वर्ग चिन्ह बराबर, तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। अब जो है माध्यक का कुछ फॉर्मूला देखेंगे हम, कुछ क्या पूरा फॉर्मूला देखेंगे। देखिए सबसे पहले, इससे पहले याद रखेंगे कि वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2। उसके बाद जो है माध्यक में आएंगे तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका, जैसे हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पढ़े थे उसी प्रकार से माध्यिका भी पढ़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा कि जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं दिया होगा तब कैसे होगा, जब n, जो n है संख्या दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा, मतलब विषम होगा, तब उसका माध्यिका का फॉर्मूला होगा n/2 में चरमान। उसके बाद जब n जो है सम होगा तब इसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू n/2 में चरमान जोड़ n/2 + 1 में चरमान, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब वैसे आप माध्यिका बराबर जानते हैं चर को आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही कहने का मतलब बढ़ते क्रम, आरोही कहने का मतलब घटते क्रम। तो आरोही या अवरोही क्रम में जब सजाते हैं चर को तो ठीक बीच वाला जो चरमान होगा वही आपका माध्यिका कहलाएगा। ओके, तो अब चलते हैं हम इसका नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। चलिए अब जो फॉर्मूला हम देखेंगे वो माध्यिका बराबर कब देखेंगे, तो देखिए जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में दिया रहेगा तो माध्यिका बराबर हम लोग लेंगे फॉर्मूला n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला चरमान। उसके बाद आते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक हम कैसे निकालेंगे, कौन से फॉर्मूला पर, तो माध्यिका या फिर माध्यक बराबर फॉर्मूला है l + n/2 - CF/f गुना i। i के स्थान पर कहीं कहीं पर h भी लिखा रहता है, तो आप लोग घबरा नहीं जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए माध्यिका वर्ग हम कौन सा लेंगे इस फॉर्मूला का यूज करते समय में, तो माध्यिका वर्ग बराबर हम लोग लेंगे n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। ओके, एक बार आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को रिपीट कर देते हैं, माध्यक बराबर l + n/2 - CF/f गुना i। ओके, अब हम चलते हैं, इसका मान जो है l का मान क्या होगा, n/2 क्या है, CF क्या है, उसके बाद जो है f क्या है, i क्या है, इसका हम विस्तार से अलग से नोट कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो जितने भी वैल्यू है सबका अलग अलग मान इस प्रकार से हम लोग बैठाएंगे। देखिए n के बराबर में हम लोग क्या लेंगे कि n के बराबर में जो हो जाएगा बारंबारता का योग होगा, उसके बाद CF बराबर होगा माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग की संचयी बारंबारता, f बराबर माध्यिका वर्ग की बारंबारता, i बराबर माध्यिका वर्ग की लंबाई। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि माध्यिका का जितना भी फॉर्मूला था हमने सभी बता दिया। इससे पहले माध्य बताए हैं, अब हम बताएंगे बहुलक बताएंगे, उसके बाद एक तोरण हल्का सा छोटा सा बताएंगे। ओके, तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। n बराबर बारंबारता का योग, माध्यिका, उसके बाद CF माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, उसके बाद है f बराबर माध्यिका वर्ग की बारंबारता, i बराबर माध्यिका वर्ग की लंबाई। ओके, अब जो है हम लोग बहुलक के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो, कहने का मतलब ये अवर्गीकृत वाला फार्मूला है। और तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा कि बहुलक बराबर सर्वाधिक बार आने वाला चरमान। सर्वाधिक बार आने वाला चरमान कहने का मतलब जो संख्या की संख्या सबसे ज़्यादा रहेगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 फिर 3 फिर 4 फिर 3, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या देखिए 3 का है, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बहुलक बराबर 3 आंसर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि सर्वाधिक बार आने वाला चरमान, ये चरमान आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, हम साइड में लिख देते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन खराब है, यहाँ पर चरमान होगा, सर्वाधिक बार आने वाला चरमान। ओके, अब जो आते हैं हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों का जो है बहुलक। वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक में हम लोग यहाँ पर देखेंगे जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में दिया होगा तब जो है बहुलक बराबर फॉर्मूला होगा आपका l + f1 - fo, कोई f0 भी पढ़ते हैं तो इसके लिए घबराना नहीं है, बटा 2f1 - fo माइनस जो है f2 गुना i के स्थान पर कहीं कहीं पर h भी लिखा रहता है।
तो हम लोग समझते हैं कि L का मतलब क्या होगा, F1 FO या फिर F0 2F1, उसके बाद क्या है F0 F2, और I का मान मतलब क्या होता है। तो जहां L बराबर हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, उसके बाद F1 हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, उसके बाद हो जाएगा F0 या फिर FO हो जाएगा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। उसके बाद आते हम लोग F2 का मतलब हो जाएगा बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। उसके बाद I या फिर H, इसका मतलब हो जाएगा बहुलक वर्ग की लंबाई। तो आशा करते हैं आपको ये जो है अच्छा से समझ में आ गया होगा। फिलहाल अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, वो जो होगा आपका क्षेत्रमिति की ओर चलते हैं हम लोग। अब क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वृत्त में आते हैं, सर्किल में। तो वृत्त में सबसे पहले परिधि देंगे, वृत्त का परिधि, और 2πr। अगर r नहीं दिया हो, सीधा आपका व्यास दे दिया हो, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे πd। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr²। बहुत आसान था, पढ़े होंगे। ओके, अब हम रिवीजन करेंगे अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का परिमाप r × π+2, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो πr या फिर 2r, πr जोड़ 2r, इस प्रकार से कहीं कहीं पर लिखा रहता है। तो यहाँ पर कॉमन ले लिए r, तो बच जाएगा π+2। ओके, तो r × π+2 अर्धवृत्त का परिधि। उसके बाद आते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है इसका आधा होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो इसका आधा कर देंगे 1/2 πr² हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग वलय। वलय यानी छल्ला जिसको बोलते हैं हम कभी कभी। तो देखिए वलय यहाँ पर आते हैं, तो वलय का क्षेत्रफल, हम केवल वलय का क्षेत्रफल याद रखेंगे, काम हमारा चल जाएगा। बस जो जो मुख्य फॉर्मूला है उसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो है 14 फरवरी से एग्जाम है, आपको पता होगा। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा मैथमेटिक्स का हम फॉर्मूला को रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा, ये क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। जहाँ कैपिटल R क्या है, ये बाह्यतम त्रिज्या है, और स्मॉल r क्या है कि आंतरिक त्रिज्या है। आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब देखते हैं हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश यहाँ देख लीजिए, चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त के 4 भाग में से एक भाग। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं यहाँ पर πr²/4। आप लोग इससे पहले अर्धवृत्त देखे हैं, तो अर्धवृत्त में हम बट्टा में 2 लगाए हैं। उसी प्रकार से चौथा भाग हम लेंगे वृत्त के क्षेत्रफल का, तो चतुर्थांश होगा, तो πr²/4 होगा इसका फॉर्मूला। इसका परिधि होगा r × π/2+2, r × π/2+2, ये इसका परिधि होगा। उसके बाद आते हम लोग वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का पहले हम लोग परिमाप देखेंगे, उसके बाद जो है क्षेत्रफल देख रहे हैं। तो यहाँ पर परिमाप देखते हैं। वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप है 2πr/360 डिग्री प्लस में 2r। इसके बाद क्षेत्रफल है तो πr²θ/360 डिग्री। कहीं कहीं पर लिखा रहेगा θ/360 डिग्री या इंटू πr²। तो लिखने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन आंसर आपका सेम होगा। अब यहाँ देखते हैं वृत्त के लघुखंड और वृत्त के त्रिज्यखंड। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त के दीर्घखंड और उसका जो लघुखंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लघुखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा πr² और थीटा माइनस 1/2 r² इंटू साइन थीटा। एक बार और πr² θ/360 डिग्री माइनस 1/2 r² इंटू साइन थीटा। थीटा मतलब होता है ये त्रिज्यखंड का, यहाँ पर जितना कोण दिया रहेगा उतना हम लोग मान बैठाएंगे कोण का। उसके बाद यहाँ देखते हैं दीर्घखंड का क्षेत्रफल। इसके दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घखंड कहने का मतलब इसके दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये पूरा वृत्त हो गया, और इस वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मतलब घटा देंगे। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग इतना क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो आपका ये दीर्घ का क्षेत्रफल जो है हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिख दें, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आशा करते हैं यह समझ में आया होगा। आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अच्छा लग रहा होगा। एक बार एग्जाम से पहले निश्चित रूप से सारे फार्मूला को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। अब देखेंगे हम लोग वर्ग। तो वर्ग चारों भुजा यहाँ पर समान है। वर्ग का सबसे पहले क्षेत्रफल देखते हैं। तो भुजा स्क्वायर, भुजा के स्थान पर a लिखा रहेगा कहीं कहीं पर, तो a का स्क्वायर दे दिया रहता है। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा यानी 4 × a। अब आते हैं हम लोग वर्ग के विकर्ण बराबर फॉर्मूला। देखिए हम कैसे शॉर्टकट तरीका से लिखे हैं। तो वर्ग के विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा। उसके बाद आते हैं हम लोग जो है आयत में।
आयत में दो भुजा समान होता है, दो भुजा फिर असमान होता है, ठीक है। यानी आमने सामने की भुजा यहाँ पर क्या है, समान है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, तो लंबाई गुना चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद आते हैं परिमाप, तो परिमाप हो जाएगा यानी चारों भुजाओं को हम लोग जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो इसी का फॉर्मूला लिख दिए हैं, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, या फिर चारों भुजा का हम लोग जोड़ देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, परिमाप निकल जाएगा, या फिर परिधि जिसको बोलते हैं। इसका विकर्ण हो जाएगा रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, याद रखेंगे। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा से आप लोग एग्जाम दीजिएगा। ये सारा फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब है, जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है सारे फॉर्मूला को हम इस वीडियोज में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक बार वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद आते हैं समचतुर्भुज में, यहाँ देख लीजिए, तो समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुने भुजा, याद रखेंगे। उसके बाद इसका क्षेत्रफल आते हैं तो 1/2 गुना पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। विकर्ण आप जानते हैं, ये जो कोना कानी ये जो देख रहे हैं इसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। तो एक पहला विकर्ण हो गया, दूसरा विकर्ण हो गया एक, तो उसके बाद यानी क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुने पहला विकर्ण, उसके बाद है गुना दूसरा विकर्ण। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। अब जो हम लोग देखेंगे वो ठोस एवं आयतन देखेंगे क्षेत्रमिति में, उसका फॉर्मूला सब। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, सबसे पहले घन देखेंगे क्यूब, ठीक है, क्यूब यानी, और यहाँ पर घनाभ देखेंगे हम लोग, घन क्यूब और क्यूबिक, ठीक है, क्यूब और क्यूबोर्ड ये होता है इसका इंग्लिश। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जो देखेंगे हम लोग देखेंगे घन के बारे में। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, इसको याद रखेंगे आप सब, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग घन के आयतन के बारे में। तो घन का आयतन हो जाएगा आपका भुजा क्यूब। उसके बाद घन का जो हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा वो √3 गुना भुजा। अब आते हैं हम लोग घनाभ में, क्यूबोर्ड स्पेलिंग यहाँ इंग्लिश नहीं लिखे आप लोग, कोई बात नहीं। घनाभ में देख लीजिए किस प्रकार का चित्र है यहाँ पर। उसके बाद देख लीजिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा घनाभ में 2 गुना हो जाएगा 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई, ये इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद आयतन हो जाएगा इसका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। उसके बाद यहाँ पर घनाभ का जो विकर्ण हो जाएगा आपका √अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप इसके फॉर्मूला को याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं बेलन, शंकु, गोला जो भी है सबको हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। जितने भी फॉर्मूला है सब देखेंगे, साथ ही साथ त्रिकोणमिति का भी देखेंगे, और जो भी मुख्य चैप्टर है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे फॉर्मूला को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अब हम लोग बेलन और खोखला बेलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग बेलन, जिसको सिलेंडर बोलते हैं, ओके। तो बेलन में यहाँ देख लेते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr(h), वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद रखेंगे 2πr(h). उसके बाद दोनों वृत्तीय पृष्ठों का जो क्षेत्रफल, एक यहाँ पर वृत्त बन रहा है एक यहाँ पर वृत्त बन रहा है, इस दोनों का क्षेत्रफल अगर पूछ देगा तो πr², यहाँ देख लीजिए एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो यहाँ पर 2 वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², बहुत सिंपल है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पूरे के पृष्ठ क्षेत्रफल आपका जब पूछ दे तब यहाँ इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr इंटू हो जाएगा r+h। h का मतलब होता है ऊंचाई, r का मतलब त्रिज्या, इस बातों को याद रखेंगे। अब यहाँ पर आते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन πr²h, पाई का मान 22/7 ले लीजिए, 3.14, जो भी क्वेश्चन में कहा जाए उस हिसाब से ले लीजिएगा। या फिर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल ये है आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद जो है ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। ये आधार देख लीजिए, ये वृत्त के क्षेत्रफल के हिसाब से लग रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr² और ऊंचाई यानी h, तो बात बराबर हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए खोखला बेलन, यहाँ पर खोखला बेलन देख लीजिए, खोखला बेलन हम बनाए हुए हैं यहाँ पर। तो खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ अगर पूछे तो 2π इंटू R प्लस r इंटू h। कैपिटल R कहने का मतलब हो जाएगा बड़ा त्रिज्या और स्मॉल r कहने का मतलब छोटा त्रिज्या। उसके बाद ये h है इसका ऊंचाई। उसके बाद आते हैं आयतन हो जाएगा पाई इंटू R² माइनस स्मॉल r²। उसके बाद हो जाएगा इंटू में h हो जाएगा। आपको याद हो गया होगा ये फॉर्मूला, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद पहले से ही होना चाहिए क्योंकि एग्जाम है कल आपका 14 फरवरी का, ठीक है, तो निश्चित रूप से याद होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर।
अब जो देखेंगे हम शंकु के बारे में देखेंगे, शंकु और छिन्नक। छिन्नक कहने का मतलब बाल्टी। तो यहाँ देख लीजिए शंकु, ये हम यहाँ पर शंकु बना दीजिए, कहीं जैसे तंबू के आकार का देख रहे हैं, इसी को हम लोग शंकु बोलते हैं। शंकु के आकार का आप लोग बहुत सारी चीज़ देखे होंगे। तो यहाँ पर एच कहने का मतलब हो जाएगा आपका, एच नहीं सॉरी, ये एल यहाँ पर होगा। एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, ये जिसको हम लोग तिरछी ऊंचाई भी कभी कभी बोलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगा √h² प्लस r²। ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, उसी के तर्ज पर ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप देख लिए होंगे, जब हमको जो है h यानी ऊंचाई और त्रिज्या दिया रहे और तिर्यक ऊंचाई जब कहेगा ज्ञात करने के लिए, तब हम l बराबर फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। ठीक है, √h² जोड़ r² यानी ऊंचाई स्क्वायर जोड़ त्रिज्या का स्क्वायर। उसके बाद आते हैं हम लोग वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है πr_l। उसके बाद आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। आधार का क्षेत्रफल ये देख लीजिए, आपके वृत्त के आकार का लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल πr² होगा। अब आते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr×l + r। πr×l + r, यहाँ पर यह है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr×l + r। L हो जाएगा आपका तिर्यक ऊंचाई, R हो जाएगा इसका त्रिज्या, पाई का मान 22/7 आप जानते हैं। शंकु का आयतन 1/3 πr²h। शंकु का आयतन याद रखेंगे 1/3 πr²h। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देख लीजिए छिन्नक यानी बाल्टी। सबसे पहले यहाँ भी है L हो गया तिर्यक ऊंचाई, ये H हो गया इसका ऊंचाई हो गया, ये हो गया बड़ा त्रिज्या, और ये हो गया स्मॉल r हो गया छोटा त्रिज्या। कैपिटल R बड़ा त्रिज्या, स्मॉल r छोटा त्रिज्या। अब यहाँ पर देखते हैं तिर्यक ऊंचाई कैसे हम लोग इसमें ज्ञात करेंगे। तो ऊंचाई का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद इसमें से घटा देंगे कैपिटल R² यानी बड़ा त्रिज्या और छोटा त्रिज्या का होल स्क्वायर, तो आपका ऊंचाई निकल जाएगा, तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। अब यहाँ पर इसके वक्र पृष्ठ, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ, तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ है यहाँ पर π×r + r×l। उसके बाद आते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन। हम शॉर्टकट में लिखे हैं शंकु के छिन्नक का आयतन, सीधा हम आयतन लिख दिए हैं। तो πh/3 × कैपिटल R² जोड़ स्मॉल r² जोड़ कैपिटल R × स्मॉल r। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला पहले से याद होगा, रिवीजन हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग ठोस में, चलते हैं गोला और अर्धगोला की ओर। ओके, अब जो है हम गोला और अर्धगोला के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ गोला का हमने फिगर बना दिया है। अब गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे हम लोग 4πr²। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4πr²। एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर इस सारे पॉइंट्स को आप लोग देख लीजिएगा। आयतन है 4/3 πr³। अब आते हैं हम लोग अर्धगोला यानी इसका आधा भाग। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धगोला का 2πr²। उसके बाद आते हैं हम लोग अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr²। उसके बाद आते हैं अर्धगोला का आयतन 2/3 πr³ यानी इसका आधा हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये सारे का सारे जो है हमने आपको पूरा क्षेत्रमिति का फॉर्मूला बता दिया। अब हम चलते हैं नए चैप्टर की ओर। नए चैप्टर की फॉर्मूला देखेंगे और वो है आपका त्रिकोणमिति। ओके, तो अब हम लोग जो है त्रिकोणमिति के एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला सबको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अनुपातिक फॉर्मूला को देख रहे हैं, जिसमें यहाँ पर sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, आधार थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बट्टा कर्ण, और tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बट्टा आधार। ठीक इसका उल्टा होता है, sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec और cot का उल्टा यहाँ पर tan है। तो आप ये 3 फॉर्मूला याद रखिएगा, तो इधर बाकी का 3 फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर साइन का उल्टा कौशिक है, तो लंब बट्टा कर्ण है, तो यहाँ पर जाएगा कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। यहाँ पर p/h कहने का मतलब p का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर, h का मतलब हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। ओके, और उसके यहाँ पर कर्ण कहने का मतलब हो गया, और बेस का मतलब आधार हो गया। ये L, K और A जो हम लिख दिए हैं, बाद में बताएंगे कि हम इसको क्यों लिखे हैं इस रूप में। ठीक है, ऐसे ही हम नहीं लिखे हैं, इसके पीछे कारण है, आपको ट्रिक बताएंगे कि शॉर्टकट में हम कैसे याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, इसका उल्टा है sec थीटा, तो कर्ण बट्टा आधार यानी h/b हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार यानी p/b, और cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लंब यानी इसका उल्टा हो जाएगा b/p हो गया।
तो आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। ये 3 याद रखिए, आपको ये 3 ऑटोमेटिक याद रहेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है इसको देखिए हम शॉर्टकट में कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे शॉर्टकट में, तो अब हम इसको जस्ट बताते हैं। सबसे पहले बताएंगे साइन कॉस और टेन के लिए। तो आप लोग याद रखेंगे LAL लाल, और नीचे में हो जाएगा KKA, ओके, यानी लाल कक्का आप लोग पढ़ सकते हैं। इस तीनों के लिए है, ओके, इस तीनों के लिए ये है, ओके, इस तीनों के लिए शॉर्टकट है लाल काका, यानी लाल बट्टा काका, ये इसका शॉर्टकट है लाल बट्टा काका। याद रखेंगे लाल कक्का, सिंपल याद रखेंगे लाल कक्का। आप लोग गांव घर में भी सुने होंगे लाल कक्का। तो लाल का मतलब हो जाएगा आपका लंब, यानी साइन थीटा के लिए, के का मतलब हो जाएगा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण। उसका देख लीजिए कॉस थीटा के लिए हो जाए, कॉस बीच में है तो बीच में है आधार, और आधार बट्टा हो जाएगा कर्ण, तो वो हो गया आधार बट्टा कर्ण। ए से आधार, के से कर्ण, हमें सही पता, इसीलिए हम इसको शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए ऐसे लिखे हैं, ओके। उसका देख लीजिए टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर है लंब बट्टा आधार, तो एल से हम लंब लिख दिए हैं, ओके, और ए से लिख दिए आधार लिख दिए। हालांकि ए आधार बेस यानी बी से आधार होता है, लेकिन ट्रिक बनाने के लिए हम ऐसे लिखे हैं, ओके। तो आप लोग याद रखेंगे लाल काका, लाल काका याद रखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। एक बार और, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, ओके। अब कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, अब क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे इसका। यानी कभी कभी गुस्सा में कह देते कक्का लाल, नहीं कह देते हैं, कुछ कुछ बोल देते रहते हैं, जो नहीं सुनते हैं तो लाल का मतलब सुनते रहते हैं तो लाल काका, और नहीं सुने तो गुस्सा करे कह दे काका लाल, ठीक है, यानी उनको गुस्सिया दिए। तो यहां पर देख लीजिए इस तीनों के लिए अब हम शॉर्टकट निकालते हैं। तो इस तीनों के लिए यहां पर क्या हो जाएगा कि लाल बट्टा काका है तो काका बट्टा लाल कर देंगे, KKA, और नीचे में लिख देते हैं LAL, ओके। अब यहां पर देख लीजिए तो कर्ण बट्टा लंब है, कॉसेक थीटा बराबर तो कर्ण बट्टा लंब हो गया, और सेक थीटा बराबर है कर्ण बट्टा आधार तो कर्ण बट्टा आधार हो गया, और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब तो आधार बट्टा लंब हो गया। आपको निश्चित रूप से यह ट्रिक याद हो गया होगा, लाल काका जी वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें कोई झंझट नहीं है, कितना आसान तरीका से मैंने आपको बताया, ओके। एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं इसका जो है मेन फॉर्मूला, ठीक है, डिग्री वाला फॉर्मूला सब उसको हम देखेंगे। फिलहाल इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब हम लोग जो है पाइथागोरस का जो कुछ फॉर्मूला है त्रिकोणमिति में जो काफी उपयोग होता है, उस फॉर्मूला को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ का नाम है, ओके। उन्होंने जो प्रमेय दिया था कि यदि समकोण त्रिभुज होता है, यानी ये मान जो होगा b का मान 90 डिग्री है यहाँ पर, तो क्या होगा कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर जो हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको हम फॉर्मूला बनाए तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, चूंकि यहाँ से स्क्वायर हटा दिए हैं। अब आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और ये सभी फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, और बहुत अच्छा से पहले से भी ये फॉर्मूला सब आपको याद होगा, ओके। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। अब जो है हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला देखेंगे, जिसमें एक तरफ थीटा होगा और एक तरफ जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। तो इधर हो गया साइन, कॉस और टेन हो गया। इस तीन को याद रखिएगा, आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर साइन में 0 डिग्री का मान 0 है, 30 डिग्री का मान 1/2 है, और 45 डिग्री का मान 1/√2 है, और 60 डिग्री का मान √3/2 है। उसी प्रकार से यहाँ पर 90 डिग्री का मान 1 है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलिए ले लिए होंगे। अब देख लीजिए कॉस में, यहाँ देख लीजिए कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, उसी प्रकार से 30 डिग्री का मान √3/2 है, 45 डिग्री का 1/√2 है, और 60 डिग्री का मान 1/2 है, और 90 डिग्री का मान 0 है, ओके। यहाँ पर इसका उल्टा हुआ है, थीटा मतलब कोण बदल गया है। यहाँ देखिए 90 डिग्री में 1 है इसका, तो यहाँ पर 0 डिग्री में 1 है, 60 डिग्री में √3/2 है तो यहाँ पर 30 डिग्री में है, 45 डिग्री में सेम है, यहाँ 60 डिग्री में 1/2 है तो यहाँ 30 डिग्री में 1/2 है, ओके। इसी प्रकार से अब देख लीजिए टेन में यहाँ 0 डिग्री का मान 0 है, 30 डिग्री का मान 1/√3 है, 45 डिग्री का मान आपका 1 है, 60 डिग्री का मान आपका √3 है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है, इनफाइनाइट है। तो इसी प्रकार से टेन है तो टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा,
आप लोग बना लीजिएगा आसान तरीका से। हम तो कहेंगे ये 3 को याद रखिए, अगला 3 नहीं भी याद रखिएगा तो आपको काम चल जाएगा। कैसे काम चल जाएगा, जैसे यहाँ देखिए हम एक फार्मूला आप जानते होंगे tan थीटा बराबर फार्मूला जानते होंगे कि साइन बाई कॉस होता है। साइन बाई कॉस होता है कहने का मतलब हो जाएगा आपका 0/1 हो गया, ये साइन का मान हो गया 30 में, 30 में हो गया कॉस का मान 0/1, तो 0 हो गया 30 का मान, यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ फिर साइन बाई कॉस करेंगे, यहाँ पर हो गया साइन बाई कॉस, तो साइन का मान है 1/2, इसके बट्टा में हो जाएगा √3/2, तो इस 2 से 2 आपका कट जाएगा, बच गया आपका 1/√3, तो वही 30 में 1/√3 है। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पर 45 में कर दीजिएगा तो 1/2, यहाँ बट्टा में 1/2 कट के 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से √3/2 फिर बट्टा में 1/2 करेंगे तो यहाँ पर √3 आएगा कट के। ओके, और 1/0 अपरिभाषित आंसर होगा। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम तो कहेंगे इस 3 को भी नहीं याद रखिएगा तो काम चल जाएगा, केवल इस 2 को याद रखिएगा तो तीसरा ये tan थीटा ऑटोमेटिक से निकल जाएगा। तब tan निकल गया तो cot निकल जाएगा, sec निकल जाएगा, cosec निकल जाएगा आसान तरीका से। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की। हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो देख लीजिए क्या है कि sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1, उसके बाद cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, उसका tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, फिर sin थीटा बाई cos थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा, फिर cos थीटा बाई sin थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा। इसको जो हम कई तरीकों से फिर बना सकते हैं, जैसे अगर इसको हम केवल अलग से लिखे sin थीटा बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में 1 cosec थीटा हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से cosec थीटा बराबर अब हम लिखेंगे cosec थीटा बराबर तो 1 हो जाएगा आपका sin थीटा हो जाएगा। ओके, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखे अगर cos थीटा तो 1/sec थीटा, sec थीटा बराबर तो हो जाएगा 1/cos थीटा होगा। मतलब ये इधर गुना है, इस साइड आएगा तो भाग में, इसको भी लिखे देते हैं। मान के चलिए अगर हम इसको लिखते हैं sec थीटा बराबर, ओके, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। फिर जो है cos थीटा बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/sec थीटा। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बहुत आसान फार्मूला है। और यहाँ पर tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 है, तो फिर अगर केवल tan थीटा बराबर हमको लिखना होगा, आप लोग जब त्रिकोणमिति इस टाइप का जो सवाल बनाते होंगे लॉन्ग टाइप का, तो इसमें इस सब फार्मूला सब यूज होते रहता है। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा बराबर 1/cot थीटा हो जाएगा। ओके, फिर cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका उल्टा sin बाई कॉस, यहाँ tan हो जाएगा, cos बाई sin हो जाएगा, यहाँ पर cot हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूला है, मैंने आपको जो है नोट करवा दिया है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद भी कर लीजिए, रिवीजन भी कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला सब है। ऐसे ही आपको 1 नंबर में पूछ देगा कि sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या होता है, ऑप्शन 1, 0, 3, 4 इस प्रकार से दे देगा। उसका tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या होगा, या फिर इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बना देता है sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, ऑप्शन में कई प्रकार का ऑप्शन दे देगा। तो ये सारे फॉर्मूला जो समझिए 1 नंबर के दृष्टिकोण से और जो है 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि 3 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर पहले पूछा जाता था। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है त्रिकोणमिति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण फार्मूला को देखेंगे, जिसमें यहाँ देखिए sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है, ये फार्मूला पढ़े होंगे। sin स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, चूंकि इधर जो है cos प्लस में है, दूसरे साइड में जाएगा बराबर के, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद आते हैं हम लोग cos स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। चूंकि यहाँ पर देखिए cos प्लस में है, बराबर के दूसरे साइड में गया तो आपका हो जाएगा माइनस में, और इधर भी sin प्लस में, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो sin है तो इधर cos हो जाएगा माइनस में, इधर cos है तो इधर sin हो जाएगा माइनस में। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फार्मूला। तो यहाँ देख लीजिए sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये फार्मूला पढ़े हैं आप लोग। तो यहाँ sec स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, चूंकि ये माइनस में है, दूसरे साइड गया तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो sec थीटा बराबर हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1,
याद रखेंगे आप लोग, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जो बढ़ते हैं हम कॉसेक और कॉट में संबंध देखते हैं यहाँ पर। तो कॉसेक और कॉट में संबंध है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है कॉसेक थीटा बटा है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चूंकि यहाँ पर से हम स्क्वायर हटाए हैं तो ये रूट में आ जाएगा बराबर के। अब आते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉट पर से हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा आपका कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आशा करते हैं ये सभी फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको मूल रूप से इसमें 3 फॉर्मूला याद रखना है। 3 कौन कौन फॉर्मूला है इसको याद रखिए आप लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, उसके बाद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसको एक और इसको याद रखिए कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही 3 मुख्य फॉर्मूला है इसमें, इस तीनों को याद रखिएगा तो ये सब जो है ऑटोमेटिक आपसे खुद ब खुद बना लीजिएगा। ओके, तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ दूसरे फॉर्मूला की ओर, देखते हैं क्या है। अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। उसके बाद जो है कॉस 90 डिग्री थीटा माइनस बराबर साइन थीटा। इसको उसके बाद है कॉस 90 डिग्री थीटा माइनस बराबर सेक थीटा। सेक 90 डिग्री थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। उसके बाद है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कॉट थीटा। उसके बाद है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। इसको कैसे याद रखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ये आपका मुख्य फॉर्मूला है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और तो आशा करता हूँ त्रिकोणमिति का जितने हमने जो है फॉर्मूला अभी बताया है इस वीडियोज़ में, पूरा का पूरा आप लोगों को काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार ज़रूर से लाइक कर दीजिए, वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम समझिए कल ही है, इसीलिए इस वीडियोज़ को आज महत्वपूर्ण तरीक़ा से बना रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो, जिसमें हम सारे चैप्टर को कवर किए हैं मुख्य मुख्य फार्मूला को लेकर के। ओके, जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर है सबको हम इसमें कवर किए हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे, इसके व्यापक रूप पूछ देता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए और एक्स जो है चर है। अब चलते हैं, इसका जो फॉर्मूला है द्विघात सूत्र आप लोग याद रखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। डी का मतलब होता है विविक्तिकर यानी विवेचक, और जिसका फॉर्मूला होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, उसके बाद आते हैं मूलों की प्रकृति। जो निर्भर करता है वो इसी डी के मान पर निर्भर करता है कि मूल कैसा होगा। मूल कहने का मतलब होता है एक्स का मान, यानी एक्स का मान कैसा होगा ये निर्भर करता है आपका डी पर निर्भर करता है, यानी विविक्तिकर पर निर्भर करता है। तो जैसे डी यानी 0 के बराबर में होगा तो इसका मूल जो होगा यानी एक्स का मान जो होगा वास्तविक होगा और समान होगा, जिसके लिए माइनस बी बट्टा 2a और माइनस बी बट्टा 2a ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। उसके बाद डी से जब क्या होगा 0 जो है छोटा होगा, यानी 0 से बड़ा यहाँ पर डी होगा, तब क्या होगा मूल वास्तविक और असमान होगा, जिसके लिए हम ये फॉर्मूला द्विघात सूत्र लगाएंगे, यानी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो एक बार जोड़ वाला ले लेंगे और एक बार घटाव वाला ले लेंगे। ओके, हम यहाँ दोनों साथ ही लिख दिए हैं। उसके बाद जो है अगर 0 जो है क्या हो जाएगा 0 से डी से बड़ा हो जाएगा, कहने का मतलब विवेचक से बड़ा हो जाएगा 0, तब क्या हो जाएगा मूल वास्तविक नहीं होगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा 0 से बड़ा, कहने का मतलब अगर माइनस में चला आएगा तब इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, तब क्या होगा इसका मूल नहीं निकलेगा। ओके, आशा करते हैं कि आपको ये जो है द्विघात समीकरण का पूरा फॉर्मूला समझ में आया होगा। ये सारे पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा, बस यही सब एग्जाम में आपको पूछेगा। चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब जो हमारा चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, और ये है हमारा लास्ट चैप्टर। आपको बता दें कि जो भी मुख्य चैप्टर था, जो उस टॉपिक का फॉर्मूला सब था, सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। ये सभी आप लोग निश्चित रूप से रिवाइज कर लीजिएगा। देख लीजिए, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है एक, हम लोग याद रखें प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। संभावना
कहने का मतलब ये हुआ निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। उसके बाद बता दे किसी भी प्रायिकता का मान जो होगा वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा और 1 से ज़्यादा नहीं हो, 1 हो सकता है लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम यानी माइनस में नहीं हो सकता है। उसके बाद बता दे प्रायिकता बराबर एक फॉर्मूला देखे होंगे कि PE प्लस PE डैश बराबर 1 होता है। कहने का मतलब यदि कोई दो घटना है तो दोनों घटना का मान जो होगा क्या होगा 1 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा। यदि यहाँ का ई का मतलब होता है कोई घटना, अगर दोनों में से कोई एक दे दिया हो तो हम दूसरा आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, आप लोग बनाए होंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई घटना का मान दे दिया, अगर 0.5 दे दिया, PE डैश बराबर दे दिया आपका 0.5 दे दिया और PE का मान आपसे पूछ दिया, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता होगा। इसमें से हो जाएगा PE बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस हो जाएगा 0.5, घटा दीजिएगा तो 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब इस फॉर्मूला के इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं। अगर एक घटना दे दिया तो दूसरा घटना को आसानी से हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, इस वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार थोड़ा सा। तब तक के लिए ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाए, शुभ हो आपका दिन, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। क्लास के लास्ट में फिर से एक बार जय हिंद।